हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एकेडमी। जैसे कि आपको पता है, मोशन के हम कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे, तो आज कुछ नए क्वेश्चन लेके आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अप विथ इनिशियल स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड, टेकिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द पार्टिकल इज। तो यहाँ पे ये जो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कशन करेंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस इक्वेशंस ऑफ मोशन के रिलेटेड होने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में बता देता हूँ। व्हाट इज इक्वेशंस ऑफ मोशंस? ऑलरेडी आपको पता होगा, आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है इक्वेशंस ऑफ मोशन। Equations of motion given by Newton, Sir Isaac Newton. It is only applicable for uniform acceleration. इसको आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। So first equation of motion is v is equal to u plus a t. Second equation of motion is s is equal to ut plus half a t square. Third equation of motion is v square minus u square is equal to 2as. U is initial velocity, v is final velocity, a is acceleration which is uniform acceleration, t is time taken, and s is displacement, not distance. S is displacement. कई सारे क्वेश्चन में हम डिस्टेंस को निकालने के लिए भी ये फॉर्मूला यूज करेंगे। वहां पे पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा। अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसके लिए डिस्टेंस बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है। वहां पे हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये है इक्वेशंस ऑफ मोशन। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इक्वेशंस ऑफ मोशन तभी लगा सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, मतलब यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए एप्लीकेबल है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के रिलेटेड क्वेश्चन ही आएंगे। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मतलब बेसिकली कैलकुलस को यूज करना पड़ेगा, जो कि आप 10th लेवल पे पढ़ते नहीं हो। तो आप 11th 12th में जाके पढ़ोगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है। मोशन अंडर ग्रेविटी अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मोशन हो तो उसको हम बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। जैसे कि मेरे हाथ में ये मार्कर है ना, स्टाइलस है। इसको अगर मैं रिलीज करता हूं तो ये नीचे की डायरेक्शन में फॉल करेगा, नीचे की डायरेक्शन में ये फॉल करेगा। ना ही मैं थ्रो कर रहा हूँ, ना ही मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ। लेकिन जैसे मैं रिलीज करता हूँ ये नीचे की डायरेक्शन में फॉल करता है, क्योंकि इसके ऊपर लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जहां पे फोर्स वहां पे एक्सेलरेशन। जैसे आप फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगने की वजह से इसके अंदर क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं रिलीज करता हूं, ड्रॉप करता हूं, तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स कंटिन्यूअसली लगता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे जी का वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज ए कांस्टेंट वैल्यू। इसको हम कांस्टेंट वैल्यू मान सकते हैं,
है ना। सरफेस ऑफ अर्थ के आसपास जी का वैल्यू कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू अगर कांस्टेंट हो गया तो सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन यहाँ पे वैलिड हो गए। तो यहाँ पे हम सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन को अच्छे से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक, तो मोशन अंडर ग्रेविटी भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है, आपको ये मान के चलना है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो क्वेश्चन दिया है, ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अप विथ इनिशियल स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल, ये पार्टिकल है और ये ग्राउंड लेवल, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यहां से इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया जा रहा है, 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो इसका वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा। ग्रेजुअली डिक्रीज करते हुए एक टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा 0। फिर ग्रेविटी की वजह से ये नीचे के डायरेक्शन में फॉल करेगा। तो हमने इनिशियल वेलोसिटी दिया 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ग्रेविटी लग रहा है नीचे, ग्रेविटी नीचे लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, इसका भी वैल्यू आपको नीचे ही मिलेगा, इसका भी डायरेक्शन आपको नीचे ही मिलेगा। ठीक, तो आप देख पा रहे हो अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, फोर्स भी नीचे है, तो आप देख पा रहे हो कि जो वेलोसिटी है, जो इनिशियल वेलोसिटी आपने दे रखा है, ये वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करते 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 टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे लगना बंद नहीं हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसका वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, करते करते यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा और फिर ग्राउंड को हिट करेगा। ठीक, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है, दैट इज नोन एज टाइम ऑफ असेंट। और टॉप मोस्ट पॉइंट से इनिशियल पोजीशन को या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है, दैट इज नोन एज टाइम ऑफ डिसेंट। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितनी देर ये हवा में रहा, टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। ऊपर चढ़ने के लिए कितना टाइम लगा और नीचे उतरने के लिए कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ असेंट। ऊपर चढ़ने के लिए कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ डिसेंट। नीचे उतरने के लिए कितना टाइम लगा, ये है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो आपने शायद पढ़ रखा होगा या प्रूफ भी कर रखा होगा कि जो टाइम ऑफ असेंट होता है वो होता है u/g, और टाइम ऑफ असेंट जितना होता है टाइम ऑफ डिसेंट भी उतना ही होता है। टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने के लिए जितना टाइम लगता है, टॉप मोस्ट पॉइंट से इनिशियल पोजीशन मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तक आने के लिए उतना ही टाइम लगता है। टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, u/g प्लस u/g, क्योंकि हमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया है, दैट इज 2u/g। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं। 2u कितना है 30 और g आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल, इट विल बी 6, इट विल बी 6 सेकेंड, है ना। अगर आपको टाइम ऑफ असेंट पूछा गया होता, दैट विल बी 3 सेकेंड, टाइम ऑफ डिसेंट 3 सेकेंड, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकेंड। अब चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो। यहाँ पे पार्टिकल को आप इनिशियल वेलोसिटी u से फेंक रहे हो, इसका वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे, और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिरेगा, है ना।
तो आप देखो यहां से यहां तक का अगर मोशन में कंसिडर करूंगा और उसके लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाऊंगा, तो मुझे आप बताओ यहाँ पे अगर मैं इसको ओरिजिन मानूं, यहां से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है तो यहाँ पे ओरिजिन मान लेते हैं। ऊपर के डायरेक्शन को हम मान लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन और नीचे के डायरेक्शन को हम मान लेते हैं नेगेटिव डायरेक्शन। तो आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे होगा, तो जी का वैल्यू जो होगा वो नीचे होगा। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी आपने ऊपर दे रखा है, एक्सेलरेशन नीचे है ना। तो यहाँ पॉइंट ए टू पॉइंट बी ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो यहाँ पे आप इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हो फॉर मोशन ए बी। फॉर मोशन ए बी मैं अगर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन मोशन लगा सकते हो, नहीं तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हो, ज्यादा कंफर्टेबल होगा आपको। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं लगा दूं यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो देखो इनिशियल वेलोसिटी u है लेकिन फाइनल वेलोसिटी ए बी मोशन को कंसीडर कर रहा हूं, तो फाइनल वेलोसिटी उसके लिए 0 है। इनिशियल वेलोसिटी u है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो प्लस u। एक्सेलरेशन, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो माइनस जी। और यहाँ पे टाइम t, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू u बाई जी। और ये टाइम कौन सा टाइम है, यहां से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ऊपर जाने का टाइम, दैट इज टाइम ऑफ असेंट। टाइम ऑफ असेंट मैंने क्या निकाल दिया, u बाई जी। वही तो बोला मैंने, टाइम ऑफ असेंट कितना होता है, u बाई जी। और टाइम ऑफ असेंट जितना होता है टाइम ऑफ डिसेंट उतना ही होता है। टाइम ऑफ असेंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। u बाई जी अगर टाइम ऑफ असेंट है तो u बाई जी टाइम ऑफ डिसेंट भी होता है। दोनों को ऐड करेंगे, दैट इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना देर तक पार्टिकल हवा में रहा, है ना। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है, टाइम ऑफ असेंट u बाई जी होता है, टाइम ऑफ डिसेंट u बाई जी होता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाई जी होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ए पार्टिकल, 1 मिनट, a particle is thrown vertically up with initial speed 30 meter per second, taking acceleration due to gravity as 10 meter per second square, the total time of flight। ये तो हमने कर लिया, रिपीट हो गया क्या, ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, सेकंड क्वेश्चन आया। ओके, इफ ए कार एट मतलब इनिशियल वेलोसिटी के बारे में बता रहा है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू ए स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर। तो एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली, है ना, और कितने समय के लिए एक्सेलरेट कर रहा है, 20 सेकेंड के लिए एक्सेलरेट कर रहा है, और उसका फाइनल वेलोसिटी कितना आ जा रहा है, 144 किलोमीटर पर आवर। तो ये मीटर पर सेकेंड एसआई यूनिट में है और ये सेकेंड एसआई यूनिट में है, और ये है आपका नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। इसको पहले एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 144 मल्टीप्लाइड बाय 5/18 मीटर पर सेकेंड, ये आपका हो जाएगा, वेलोसिटी आपका हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। तो 20 सेकंड तक एक्सेलरेट करने के बाद वेलोसिटी कितना हो गया, 40 मीटर पर सेकंड। ड्यूरिंग दिस मोशन व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार कितना डिस्टेंस कवर करा, मतलब एस कितना है। ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, एस इज नॉट डिस्टेंस, इट इज
डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसको डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज किया जा सकता है अगर पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से जो पार्टिकल है, कार है, वो स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रहा है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, ठीक है। अच्छा, चलो चलते हैं, एस निकालते हैं। चलो एस कैसे निकाला जाए? एस निकालने के लिए तो क्वेश्चन का मतलब जो लैंग्वेज है ये आपको बताता है कि जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ठीक है। आप भी देख सकते हो, अगर डिस्टेंस पूछ रहा है ना, तो हम एस के थ्रू ही जाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू ही जाएंगे। पार्टिकल के लैंग्वेज से आपको समझना पड़ेगा कि पार्टिकल कैसे चल रहा है। और जनरली मैं आपको बता दूं, 9th और 10th में जो मोशन होता है दैट इज 1D मोशन। 2D मोशन आपको पढ़ाया ही नहीं जाता। 2D मोशन मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, जो आप 11th क्लास में जाके पढ़ोगे। तो 1D मोशन में आप ये मान के चल सकते हो, अगर पार्टिकल मूव कर रहा है और टर्न बैक नहीं कर रहा है, वापस नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, और उस केस में डिस्टेंस बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखो, अगर मैं एस निकालना चाहूं तो मेरे पास दो इक्वेशन है। पहला तो थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दोनों इक्वेशन से मैं s तक पहुंच सकता हूं, लेकिन आपको यहाँ पे एक बात ध्यान देनी होगी। यहाँ पे s तक पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए? एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, और हमें एक्सेलरेशन नहीं पता है। तो हमें पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितना हो गया? 40, और u कितना हो गया? u हो गया 0, a नहीं पता, और t है आपका 20 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन यहां से हो जाएगा, देखो एक्सेलरेशन हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन मिल गया तो आप इनमें से कोई भी इक्वेशन यूज करो और आप एस निकालो। तो मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करता हूं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी अभी भी 0 है, आपको पता है, टाइम 20 सेकेंड, टाइम इज 20 सेकेंड, प्लस हाफ एक्सेलरेशन टू टी 20 होल स्क्वायर। सो ये तो कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 400 मीटर। 400 मीटर is the answer. Okay, let us move to the next question. A body falling from a vertical height of 10 meter pierces through a distance of 1 meter in sand. It faces an average retardation in sand equal to, मतलब बॉडी को यहाँ से ड्रॉप कराया जा रहा है, फॉल कराया जा रहा है। अगर आपको पता है, अगर ड्रॉप कराया जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स देयर विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, v मैक्स। और फिर ये सैंड के थ्रू पेनिट्रेट करेगा। जैसे ये पेनिट्रेट करेगा, वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा टाइम के साथ। अगर इस 1 मीटर के थ्रू वेलोसिटी टाइम के साथ ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, बेसिकली यहाँ पे क्या होगा बेटा? रिटार्डेशन होने वाला है, और यही रिटार्डेशन हमें फाइंड करना है। तो आपको ये पूरा समझ आ रहा है, अगर ये पॉइंट ए हुआ और ये पॉइंट बी हुआ और ये पॉइंट सी हुआ, तो ए टू बी यहाँ पे एक्सेलरेशन होने वाला है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आने वाला है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? जी होगा, ठीक है। अच्छा, बी टू सी यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से यहाँ पे रिटार्डेशन होने वाला है, मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ ग्रेजुअली डिक्रीज होने वाला है, और यहाँ पे डिक्रीज होते होते यहाँ पे वेलोसिटी अल्टीमेटली क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। तो हमें बी टू सी, हमें एवरेज रिटार्डेशन फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा,
बी टू सी एवरेज रिटार्डेशन फाइंड करना है। तो रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए, है ना, रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, जैसे कि मेरे पास है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये लगा सकता हूँ मैं, है ना। यहाँ से मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ, क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s। तो s तो आपको पता है 1 मीटर के थ्रू पेनिट्रेट कर रहा है। फाइनल वेलोसिटी पता है, अल्टीमेटली ये 0 पे आने वाला है ना। इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे आपको अगर वेलोसिटी पता चल जाए तो काम बन जाएगा, है ना। आपको पॉइंट बी पे वेलोसिटी चाहिए, पॉइंट बी पे वेलोसिटी चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम मोशन को डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट में, ए बी मोशन एंड बी सी मोशन। फॉर ए बी मोशन मुझे बताओ, फॉर ए बी मोशन क्या हो जाएगा। अगर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करता हूं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो यहां पे मुझे बताओ वेलोसिटी एट पॉइंट बी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0, कोई मतलब नहीं, टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है। लेकिन अगर साइन कन्वेंशन कंसिडर करोगे तो ऊपर वाले को पॉजिटिव ले रहे हो तो नीचे वाले को नेगेटिव लोगे, ठीक। तो ये जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा माइनस जी। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, अगर ये टोटल 10 मीटर है और ये 1 मीटर है तो ये हो जाएगा 9 मीटर, और डिस्प्लेस ये भी हो जाएगा माइनस 9 मीटर, माइनस 9 मीटर। तो वी बी स्क्वायर वेलोसिटी एट पॉइंट बी का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 18g। कितना हो गया, 18g। आपको बी पॉइंट से वेलोसिटी पता चल गया, अभी आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। फाइनल वेलोसिटी अगर मैं बीसी मोशन कंसीडर करूं, दिस इज बीसी मोशन, फॉर बीसी मोशन ये इक्वेशन को लगा देता हूं, a इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी 2s। तो फाइनली वेलोसिटी 0 ही होने वाला है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमने निकाल लिया, बिफोर पेनिट्रेटिंग वेलोसिटी क्या था 18g, तो 18g, क्योंकि वी बी स्क्वायर कितना है 18g, है ना, तो डायरेक्ट में स्क्वायर पुट कर दी 18g डिवाइडेड बाय 2s, s है आपका 1 मीटर। तो यहां पे देख पा रहे हो आप एक्सेलरेशन इज माइनस 9g। तो माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है रिटार्डेशन, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है रिटार्डेशन। तो यहां पे रिटार्डेशन हो गया 9g, ऑप्शन 2। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The velocity of train increases uniformly from 20 km per hour to 60 km per hour in 4 hours. The distance traveled by the train during this period of time is, okay? तो इनिशियल वेलोसिटी आपको पता चल रहा है, इनिशियल बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे आप देख रहे हो है 20 किलोमीटर पर आवर। तो आपको ये जरूर ध्यान देना है, यूनिफॉर्मली वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात हो रही है, जहां पे आप इक्वेशंस ऑफ मोशन जरूर यूज कर सकते हो। तो यू कितना हो गया 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वी कितना हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और कितने टाइम में वेलोसिटी चेंज हो रहा है, 4 घंटे में। तो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, और आपको पता है क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है उससे आपको पता चल रहा है द ऑब्जेक्ट
द ट्रेन इज मूविंग इन ए स्ट्रेट पाथ। अगर स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है तो हम डिस्प्लेसमेंट वाला जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट वाला जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसको यूज करने के लिए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको यूज करने के लिए आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्सेलरेशन मुझे बताओ क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। ओके, v कितना है 60, u कितना है 20, 60 माइनस 20 डिवाइडेड बाय t है आपका 4r। तो ये हो गया 40 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 10 किलोमीटर पर आर स्क्वायर, 10 किलोमीटर पर आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। अभी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। s इज इक्वल टू यू टी, यू देखो कितना है 20 टाइम 4r प्लस हाफ ए 10 टी स्क्वायर 4r का स्क्वायर दैट विल 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो ये हो जाएगा आपका 800 प्लस ये हो जाएगा 5 इंटू 16, ये हो जाएगा आपका 800 प्लस इट इज 80। Sorry, this is 80, not 80. S is equal to, this is 80 plus 5, this is 5, this is 16, 16 5s are 80, 80 plus 80, that is 160 kilometer. 160 kilometer is the correct answer. 160 kilometer. Okay. Okay, let us move to the next question. A car moving with speed v on a straight road can be stopped within distance d on applying brakes. If the same car is moving with speed 3v and brakes provide half retardation, then car will stop after traveling a distance. अगर आप कार चला रहे हो और ब्रेक लगाने के बाद कार तुरंत नहीं रुक जाता, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है, कुछ डिस्टेंस तक रिटार्ड करता है, फिर जाके रुकता है ना। तो अगर आप v स्पीड के साथ कार को ड्राइव कर रहे हो और तभी आप ब्रेक लगा रहे हो, बाय अप्लाइंग ब्रेक कार डी डिस्टेंस पे जाके रुक रहा है। अगर आप 3v स्पीड पे उसी कार को ट्रैवल करोगे तो कितना डिस्टेंस पे जाके कार रुकेगा, है ना। और आप धीरे धीरे, सेकंड केस में आप धीरे धीरे ब्रेक अप्लाई कर रहे हो और आप हाफ रिटार्डेशन प्रोवाइड कर रहे हो। ये आपको ध्यान देना है, आप हाफ रिटार्डेशन प्रोवाइड कर रहे हो। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप हाफ रिटार्डेशन प्रोवाइड कर रहे हो इन द सेकेंड केस। चलो फर्स्ट केस में अगर मैं आपको बताऊं, इन द फर्स्ट केस इनिशियल वेलोसिटी इज v एंड फाइनल वेलोसिटी, अल्टीमेटली रुकेगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, रिटार्डेशन हो रहा है तो इसका मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन मान के चलते हैं -a, और कितना डिस्टेंस पे रुक रहा है? d डिस्टेंस पे रुक रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो यहाँ पे आप देख सकते हो v 0
माइनस यू स्क्वायर, यू कितना है वी स्क्वायर, 2 नेगेटिव एक्सेलरेशन है माइनस है, डिस्प्लेसमेंट और यू कैन से डिस्टेंस इज टी, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आया, नेगेटिव एक्सेलरेशन जो आया, उसका वैल्यू आया आपका वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2d। ओके, तो ये फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन था। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है, उसी कार को आप 3b स्पीड के साथ चलाओ और रिटार्डेशन को हाफ कर दो, मतलब ब्रेक धीरे धीरे लगाओ, रिटार्डेशन को हाफ कर दो, तो कार कितने डिस्टेंस पे जाके रुकेगा। इनिशियल स्पीड इस केस में, सेकेंड केस में इनिशियल स्पीड कितना हो गया है 3v, और फाइनली रुकेगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और हमें s निकालना है। और अगर एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना हो गया है, इसका आधा, हाफ रिटार्डेशन, इसका आधा हो गया है। इसका मतलब वी स्क्वायर बाय 2d इंटू हाफ, इसका हाफ हो गया है, तो क्या हो जाएगा ये वी स्क्वायर बाय 4d, वी स्क्वायर बाय 4d। तो हमें निकालना है कितने डिस्टेंस पे जाके ये रुक जाएगा। तो s इज इक्वल टू, यही इक्वेशन यूज कर लेते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो s हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। तो आप देख सकते हो वी स्क्वायर, वी जो है फाइनल वेलोसिटी है जो कि 0 होने वाला है, माइनस यू स्क्वायर, यू कितना है 9v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू ए, ये कितना है वी स्क्वायर बाय 4d। और आपको पता है ये रिटार्डेशन है, ये रिटार्डेशन है, तो यहाँ पे आप लगा देंगे माइनस माइनस वी स्क्वायर बाय 4d। ओके, माइनस माइनस कैंसल, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 9v स्क्वायर, ये हो जाएगा 4d बाय 2v स्क्वायर, 4d डिवाइडेड बाय 2v स्क्वायर, वी स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 18d, ये हो जाएगा 18d। तो कितने दूरी पे जाके रुकेगा 18d पे, दिस इज द आंसर। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A ball dropped from the top of tower falls first half of height of tower in 10 seconds. The total time spent by the ball in air is। एक टावर है यहाँ पे, मान लेते हैं इसका हाइट h, मान लेते हैं इसका हाइट कितना है h। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फॉल करते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है ड्यू टू एक्सेलरेशन, ड्यू टू, हाँ, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है ड्यू टू एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी। उसका वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, इंक्रीज करते करते बिफोर टचिंग द ग्राउंड उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, मैक्सिमम होता है ना। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर फॉल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द हाइट, मतलब फर्स्ट हाफ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट हाफ है ना। ये हाइट कितना है h/2, और h/2 को कवर करने के लिए ये ले रहा है 10 सेकेंड, ठीक है, कितना समय ले रहा है 10 सेकेंड। द टोटल टाइम स्पेंट बाय द बॉल इन एयर, है ना। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है, मतलब ये भी कितना हो गया h/2, है ना। तो ये पूरा कितना टाइम लगा रहा है ग्राउंड को पहुंचने के लिए, कितना टाइम लग रहा है उसको ग्राउंड तक पहुंचने के लिए। तो हमें बेसिकली टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है ना। और यहाँ पे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g मत लगा देना, क्योंकि ये ड्रॉप का केस है ना। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है टोटल टाइम स्पेंट
बाय द बॉल इन एयर, एयर में कितनी देर तक रह रहा है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है। ठीक है, बोल रहा है फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना लगा रहा है ये समय, 10 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मोशन को डिवाइड कर लेता हूँ, जैसे कि ये ए है और ये पॉइंट मेरा बी है और ये पॉइंट मेरा सी है। ठीक, तो फॉर ए बी मोशन मुझे बताओ, ए टू बी मोशन के लिए मैं क्या लगा सकता हूँ, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ। देखो यहाँ पे बी पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी नहीं पता, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो नहीं लगा सकता क्योंकि मुझे वेलोसिटी नहीं पता, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी नहीं लगा सकता, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। लेकिन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जरूर लगा सकता हूँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप साइन कन्वेंशन कंसिडर करोगे तो यहाँ ओरिजिन ले लो तो ऊपर हो जाएगा आपका पॉजिटिव और नीचे हो जाएगा नेगेटिव। साइन कन्वेंशन को लेके अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे हो, न्यूमेरिकल आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो देखो यहाँ से ए बी मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, h/2 माइनस h/2, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक, टाइम आपको लग रहा है 10 सेकेंड प्लस हाफ ए, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की डायरेक्शन में होता है, और नीचे की डायरेक्शन को हमने ले रखा है नेगेटिव डायरेक्शन। नीचे की डायरेक्शन को क्या ले रखा है, नेगेटिव ले रखा है। ओके, टी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। यहाँ पे g का वैल्यू भी दे रखा है, g का वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा अल्टीमेटली, और यहाँ पे आपको h/2 देखने को मिलेगा। h/2 क्या देखने को मिलेगा, इट इज हाफ 10 और ये 10 का स्क्वायर। ओके, 2 से 2 कटा तो h बन जाएगा आपका ये 1 2 3 100 इंटू 10 1000 मीटर। टोटल हाइट जो है ना, हाइट ऑफ द टावर कितना निकल के आया, 1000 मीटर। तो हमें निकालना है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो फिर से मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेता हूँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। इस टाइम में मैं ये जो s का वैल्यू क्या लेने वाला हूँ, ये पूरा h लेने वाला हूँ, है ना, क्योंकि हमें ये पता करना है कि एयर में कितना टाइम रह रहा है ना, एयर में कितना टाइम है ये। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मैं क्या लूंगा, h लूंगा, और h जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसलिए माइनस h, इट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे देखो कितना है, 0, टाइम यही तो निकालना है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे के डायरेक्शन में है तो माइनस जी, टी स्क्वायर यही तो निकालना है। ओके, तो माइनस माइनस कहीं ना कहीं ये कैंसिल हो जाएगा, तो h आपको ऑलरेडी पता है, h का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, h का वैल्यू कितना है 1000, इट इज इक्वल टू हाफ, g का वैल्यू पता है 10 टी स्क्वायर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5, तो टी स्क्वायर निकल के आएगा, टी स्क्वायर निकल के आएगा 1000 डिवाइडेड बाय 5, तो टी हो जाएगा आपका 500, सॉरी नॉट 500, इट इज 200, टी स्क्वायर इज 200, तो टी हो जाएगा आपका अंडर रूट 200, तो ये हो जाएगा आपका 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 10 रूट 2, 10 रूट 2 के आसपास आएगा। 10 रूट 2 आंसर है, 10 रूट 2 अगर आंसर नहीं है तो इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, रूट 2 आपको पता है करीब करीब 1.41 आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 14.14 सेकेंड, 14.14 सेकेंड। ओके,
यहाँ पे हम लेक्चर खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर पे मिलेंगे। थैंक यू।